नमस्कार साथियों, मैं दीपक प्रजापति। जैसा कि विभिन्न कोचिंगों में इलाहाबाद में आप लोग डी कुमार के नाम से भी मुझे जानते हैं। आज इस प्लेटफॉर्म पर ज्ञानालय चैनल पर हम संविधान स्टार्ट करने चल रहे हैं और संविधान की ये सीरीज़ जो स्टार्ट की जा रही है, ये मुख्य रूप से इसका पर्पज़ जो है समीक्षा अधिकारी पीसीएस और सिविल के पर्पज़ से स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपका अधीनस्थ के पेपर जो होते हैं या टेट सीटेट में जो संविधान आता है वो भी आपका इसमें कवर हो सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग संविधान। और संविधान का ये जो आज का लेक्चर है, पहले तो आपको हम इस लेक्चर में हम परिचय कराएंगे कि हम इस सिलेबस में कितना कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में क्या क्या सिलेबस हम आपको कवर करवाएंगे वो आज हम एक आपको परिचय देंगे और उस परिचय को आप लोग पहले देख लीजिए। देखिए साथियों, पहले तो भारतीय संविधान हम पढ़ने चल रहे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। और इसमें देखिएगा संविधान का विकास हम लोग पहले पढ़ेंगे। संविधान के विकास को हम लोग दो खंडों में तोड़ करके पढ़ेंगे। पहला खंड ये होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो अधिनियम लाए गए थे वो सारे अधिनियम को हम लोग पढ़ेंगे और उसमें जो है उसको अभी हम देखते हैं। फिर इसके बाद ब्रिटिश ताज के द्वारा पारित किए गए अधिनियम जितने भी लाए गए थे वो सारे अधिनियम हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ, कैसे कैसे निर्माण की प्रक्रिया क्या शामिल हुई, कितने सब उसमें जो है समितियां बनी, क्या क्या कुछ हुआ, उस संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद भारत का संविधान जो बन करके तैयार हुआ उस संविधान को हम लोग पढ़ेंगे और उसमें जो है हम लोग प्रस्तावना है वहाँ से ले करके 395 अनुच्छेद जो है उस सारे अनुच्छेद को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अब जो 395 अनुच्छेद हम लोग पढ़ चुके होंगे उसके बाद अब हम लोग का क्या टॉपिक होगा, भारतीय संविधान में जो भी संशोधन हुए हैं, जैसे कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब से लेकर के आज 2022 तक विभिन्न संशोधन इसमें किए जा चुके हैं, तो इन संशोधनों को भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो संशोधन हुए उसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कुछ भी प्रावधान स्टार्ट हुआ ये कब से स्टार्ट होता है, 1773 से स्टार्ट होता है। पहला जो प्रावधान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था वो 1773 में लाया गया था। सवाल ये आता है कि 1773 में पहला आया तो इसके पहले क्यों नहीं आया। कोई चीज़ होता है तो पहले आज आया तो इसके पहले क्यों नहीं आया, इस समझ में थोड़ा आप लोगों के आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हुआ ये था उस टाइम पे, जैसे 1773 के पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही थी तो भिन्न भिन्न प्रांतों में आप देखेंगे रजवाड़ों से ये युद्ध भी लड़ रही थी। अब ये युद्ध लड़ने के दौरान इसका क्या हो रहा था, आर्थिक नुकसान भी हो रहा था। ये आर्थिक नुकसान धीरे धीरे इतना ज़्यादा इसका हो गया कि इसका कंपनी का शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया। अब कंपनी चलने की कगार पे ना हो सकी, इस कारण से इसने क्या किया, ब्रिटिश ताज या कहें आप ब्रिटिश सरकार या अपने पापा से कहिए इनको, ये कंपनी क्या किया, पैसा मांगने गए तो इनके पापा क्या कहे कि बेटा तुमको कुछ न कुछ तो कानून हम तुम्हारे ऊपर लागू करते हैं। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इनके ऊपर कुछ कानून लगाया और वही कानून जो था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बन करके आया। यानी कि उसने कर्जा तो दिया, पैसा तो दिया इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन जब पापा पैसा देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नियम भी बताते हैं कि ये करना होगा तुमको। तो वही चीज़ें इसने भी किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और उसके तहत जो है इसको रेगुलेट किया। इसके लिए थोड़ा सा और भी ध्यान देना होगा कि ये 73 में रेगुलेटिंग एक्ट जो पास किया गया था इसके पीछे इतना जो शक्ति लाया गया कि हाँ हम तुमको जो दे रहे हैं पैसा लेकिन इसके लिए कुछ प्रावधान कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ प्रावधान के कारण थे। कारण क्या था, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी तो युद्ध तो लड़ रही थी वो तो बात अलग था, लेकिन इसको एक व्यापार पत्र मिला होता था इनके अधिकारियों को, और उस अधिकार पत्र के माध्यम से फ्री में अंग्रेज क्या करते थे, ट्रेड करते थे और उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब ये क्या किए, धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ाते चले गए और उस व्यापार पत्र को क्या कर देते थे, इंडियन को बेच देते थे। उससे क्या होता था, इंडियन फिर फ्री में व्यापार करने लग जाते थे। यानी कि एक पत्र से दो लोग व्यापार कर रहे हैं, फ्री में वो कर रहा है अंग्रेज अपना चेहरा दिखा करके, हम गोरे लोगों फ्री व्यापार करने का होता है इनको अवसर। इसके बाद इंडियन अपना पत्र दिखा के व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसे में भी क्या हुआ, कंपनी का जो आर्थिक हालात था वो
डैमेज हुआ। तो इसी तरह से ढेर सारे भ्रष्टाचार थे, उनको हम लोग पढ़ेंगे जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का बेस, तो उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहरहाल इसके बाद जो है रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद जो है ढेर सारे इसमें प्रावधान भी किए जाते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखिएगा यहाँ पे, अभी इसके बाद फिर 1773 के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। फिर 1853 का चार्टर एक्ट आता है। यह कंपनी का आखिरी अधिनियम होता है, यानी कि कंपनी इसके बाद कोई अधिनियम नहीं पारित कर पाई, यानी कि अब जो लागू करेगी वो जो प्रावधान होगा वह ब्रिटिश ताज के द्वारा पारित किया गया अधिनियम, यानी कि ब्रिटिश ताज अब इसमें जो कुछ भी कर रहा है, पहला प्रावधान जो ला रहा भारत शासन अधिनियम 1858। 1853 के बाद 1858 का जो आ रहा अधिनियम, यह ब्रिटिश ताज के द्वारा पारित किया गया था। ब्रिटिश ताज के द्वारा पारित किया गया अधिनियम जो है, ये पहला अधिनियम होता है 1858 का। और ये 1858 का अधिनियम क्यों पारित किया गया और ब्रिटिश ताज के द्वारा क्यों पारित किया, ये भी प्रश्न बनता है। दोस्तों 1857 में क्या होता है, विद्रोह होता है भारत में, और वो विद्रोह किसके खिलाफ होता है, कंपनी के खिलाफ होता है। कंपनी के खिलाफ क्यों विद्रोह होता है, ये विद्रोह इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे डलहौजी होता है और हड़प नीति के तहत भिन्न भिन्न प्रांतों को क्या करता है, परेशान करता है, उनकी प्रांतों को विलय करने लगता है ब्रिटिश प्रांत में। तो इस तरह से परेशान होते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे ढेर सारे रजवाड़े नाखुश भी थे। तो उससे क्या हुआ कि विद्रोह हुआ। विद्रोह के तत्कालिक कारणों में सेना का भी कारण कुछ रहा। बहरहाल इस कारण से विद्रोह होता है। विद्रोह होने के बाद स्थिति इस तरह से बिगड़ जाती है कि अब लगता है ब्रिटिश ताज को कि अब यहाँ पे कंपनी तो नहीं प्रशासन कर पाएगी। इसके बाद महारानी विक्टोरिया आती हैं और वो कहती हैं कि अब ये प्रशासन हम अपने हाथ में लेते हैं, हम जो है प्रशासन चलाएंगे। तो इस तरह से ब्रिटिश ताज के द्वारा पारित किया जाता है अधिनियम 1858 में, और वो लागू किया जाता है और कंपनी के शासन को अब यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है साथी, तो इसके बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1858 का अधिनियम जो आया, इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम आता है 1861 का। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम आता है 1892 का। इसके बाद भारत शासन अधिनियम आता है 1909 का। फिर इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919 का। इसके बाद आता है साइमन कमीशन 1927 में। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर रुकने का कोशिश करिए। ये 1927 में जब ये साइमन कमीशन आया, उसके लिए एक प्रावधान था 1919 में। साइमन कमीशन के लिए एक प्रावधान था 1919 में, और 1919 में जो प्रावधान था वो यह था कि इसमें एक लाइन लिखा गया था। 1919 का जो साइमन कमीशन का जो आया यहाँ पे 1927 में, उसके पीछे 1919 का अधिनियम भी था। 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था, एक लाइन लिखा गया था। वो लाइन यह था कि 1919 के अधिनियम को 10 वर्ष पश्चात इसका मूल्यांकन करने के लिए, इस अधिनियम का मूल्यांकन करने के लिए क्या किया जाएगा, आयोग का गठन किया जाएगा, और वो आयोग इस अधिनियम का मूल्यांकन करेगा किस हद तक यह उत्तरदायित्व वाला, प्रशासन वाला जो है ये अधिनियम रहा। लेकिन यह क्या किया जाता है, ये 10 वर्ष पश्चात के पहले ही कर दिया जाता है, यानी कि 10 वर्ष पश्चात होता तो 29 में ये आता, लेकिन ये 27 में कर दिया गया, 2 वर्ष पहले ही ला दिया गया। और इस तरह से यह साइमन कमीशन 1927 में आता है। साइमन कमीशन जब 1927 में भारत में आता है, तो यह क्यों इसका विरोध किया जाता है। यहाँ पर विरोध का आधार क्या होता है कि ये खुद वही है कि इनकी लाठी इन्हीं की भैंस, अब यही लाठी इनके पास है, इनकी भैंस भी उग रही है, तो यही बता लेंगे भैया हमारी भैंस। जब लाठी हमारे पास हो जाए तब ना हम बताएं कि ये भैंस हमारी कैसे है कैसे नहीं है। बात वही है कि ये इन्हीं का कानून था और इन्हीं को सही बताना था 1919 वाला। तो इस चीज़ का विरोध किया गया। विरोध इस आधार पर हुआ कि इसमें सारे के सारे सदस्य जो थे सभी के सभी अंग्रेज थे, और अंग्रेज क्यों बताते कि हाँ 1919 का अधिनियम जो है विफल रहा या कैसे रहा। इसका विरोध किया गया इस आधार पर, इसलिए यह विरोध का कारण भी बना। साइमन गो बैक का इसमें नारा भी दिया गया था। साइमन गो बैक जहाँ भी गया इसका स्वागत साइमन गो बैक से ही हुआ। और इस तरह से एक आता है 1927 का अधिनियम। अब 1927 के बाद एक आता है नेहरू रिपोर्ट, यानी कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया जाता है। उसने जो रिपोर्ट दिया था वो रिपोर्ट आता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, हम लोग उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसको हम लोग पढ़ेंगे।
अब यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद फिर जब संविधान का निर्माण होने लगता है तो दोस्तों उसको हम लोग पढ़ेंगे। 1946 से 1949 तक के बीच में जो संविधान का निर्माण हुआ वो किस किस प्रोसीजर के तहत हुआ, उन सारे प्रोसीजर को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं, अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था उसके सदस्य कौन कौन से थे, उनके विभाग कौन से थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट के सदस्य कौन थे, उनके विभाग कौन से थे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या थी, कैसे अपनाया गया प्रक्रिया, संविधान सभा की समिति का गठन कैसे किया गया, संविधान सभा की समितियों के अध्यक्ष कौन थे, किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, कौन कौन से समितियां थी। इसके अलावा संविधान के विदेशी स्रोत, जो संविधान में विदेशी से ग्रहण किया गया वो कौन कौन से चीज़ें थीं, किस किस देश से ग्रहण किया गया, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद साथियों इसको पढ़ने के बाद तब हमारा क्या होता है, संविधान तैयार हो जाता है। और जब संविधान हमारा तैयार हो जाता है तब वो होता है क्या, भारत का संविधान बनता है। अब जब भारत का हमारा संविधान बन गया तब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान। और वो भारतीय संविधान जो हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना शुरू करेंगे वो प्रस्तावना से ले करके, प्रस्तावना पढ़ेंगे और इसके बाद 22 भाग जो है, 12 अनुसूचियाँ जो हैं, इन सबको पढ़ते हुए हम लोग 395 अनुच्छेद तक जो कुछ भी प्रावधान दिया गया है उसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से संविधान के 22 भाग जो हैं, संविधान की सारी अनुसूचियाँ जो 12 हैं उनको हम लोग देखेंगे और इसके बाद प्रस्तावना से लेकर के 395 अनुच्छेद तक जो कुछ भी प्रावधान दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद इतना ही नहीं, 395 अनुच्छेद खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, इतना ही हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे, अभी भी संविधान का विकास होते जा रहा। विकास का मतलब इसमें सुधार भी होते जा रहा। ठीक है, तो वो सुधार कब से हो रहा, जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तब से ही ये संविधान में संशोधन ही होता जा रहा है। तो हम लोग संविधान के जितने संशोधन हुए हैं 1950 से लेकर के और अब तक का सारा संशोधन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला संशोधन जो भूमि सुधार से संबंधित रहा, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संशोधन में ही, इससे लेकर के हम लोग 105वां संशोधन जो अधिनियम 2022 में लाया गया है, या हम हो सकता है कि इतना संविधान सिलेबस कवर करते करते हो सकता है एक संशोधन और आ जाए, तो उस संशोधन को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है सिलेबस, वो आपके अकॉर्डिंग होगा और जो कि आप अपने सिलेबस में देखते हैं वो सारा कुछ आप इस सिलेबस में पा रहे होंगे जो कि हमने आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं साथियों, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों की सदस्यता को इसमें बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लाभ ले सकें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं और लेते हैं विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्टिंग से हम लोग संविधान का विकास से। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद।